वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेशमा कपूर। हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। टॉपिक में हमने हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के बारे में पढ़ा है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से किस तरह से डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है तो हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसी के साथ इस टॉपिक में हमने इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आज की क्लास में सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में हम लिम्फोइड ओरिजिन की सेल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ेंगे। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिफरेंशिएट होकर खुद को रिन्यू कर लेती है। इसी के साथ इससे प्रोजेनाइटर सेल बनती है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को अगर कोई इकैरोस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिलता है तो इकैरोस की प्रेजेंस में जो प्रोजेनाइटर बनती है वो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर कहते हैं। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से 4 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स या एनके सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। इन 4 सेल्स का डिफरेंशिएशन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की प्रेजेंस में होता है। डेंड्राइटिक सेल्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इम्यूनिटी में इनका क्या रोल होता है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को पढ़ें। बी सेल्स एंड टी सेल्स हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी के मेन कंपोनेंट्स होते हैं बी सेल एंड टी। इनको हम बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। इनका जो नाम है बी एंड टी वो इनके मैच्योर होने की ऑर्गन के बेसिस पर है। ऐसे लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में डिफरेंशिएट होती हैं एंड उनका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है, उसको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। जबकि ऐसे लिम्फोसाइट्स जो बनती तो बोन मैरो में है लेकिन उनका मैच्योरेशन थाइमस में होता है, उनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ये ऐसी सेल्स है जो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से बोन मैरो में बनती हैं एंड बोन मैरो में ही इनका मैच्योरेशन होता है। बोन मैरो में ही ये सेल डिफरेंशिएट हो रही है, मैच्योर हो रही है, इसलिए बोन मैरो को हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। सभी एनिमल्स में बोन मैरो में ही बी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन होता है, लेकिन बर्ड्स के केसेस में आपको याद रखना है इनका डिफरेंशिएशन तो बोन मैरो में होता है लेकिन बर्ड्स में मैच्योरेशन बर्सा ऑफ फेब्रिसियस ऑर्गन में। बोन मैरो में मैच्योर होने के बाद ये ब्लड में रिलीज कर दी जाती है। ब्लड से ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आती हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जहां पर इन सेल्स का एंटीजन के साथ में इंटरेक्शन होता है और ये अपने इफेक्टर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है। बी सेल्स हमारी बॉडी में मिलने वाली ऐसी सेल्स होती हैं जो कि कैपेबल होती है सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी एंड सिक्रेटरी एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करने में। बी सेल्स आर दोज सेल्स विच आर कैपेबल टू सिंथेसाइज cell membrane bound antibody, cell membrane bound antibody and secretory antibody। ये जो बी सेल होती हैं एंटीबॉडी को सिक्रेट करके अपनी फंक्शन को दिखाती है। इनका जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है वो एंटीबॉडी होता है। बी सेल एंटीबॉडी को सिक्रेट करके अपना काम करती है, इसलिए सेल्स के द्वारा जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसको AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये जो एंटीबॉडी होती है इनका जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है वो बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है, इसलिए इन सेल्स के द्वारा जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो बी सेल्स ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की मेन सेंट्रल कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जहां बी सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन सेल के ऊपर बी सेल रिसेप्टर पाया जाता है। बी सेल रिसेप्टर के द्वारा ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। बी सेल रिसेप्टर एक टाइप की एंटीबॉडी IgM होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन M ही बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करती है, तो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है। एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये सेल एंटीबॉडी को सिक्रेट करेगी।
अब हम देखते हैं स्टेप वाइज बी सेल का किस तरह से बोन मैरो में मैच्योरेशन होता है। तो नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बी सेल। मैच्योरेशन ऑफ बी सेल कहां पर हो रहा है? ये बोन मैरो में। बोन मैरो में ये कोई लिम्फोइड स्टेम सेल है। लिम्फोइड स्टेम सेल से डिवीजन के द्वारा एक प्री प्रो बी सेल बनती है। ये जो प्री प्रो बी सेल होती है ये अर्ली इमेच्योर बी सेल है। अर्ली इमेच्योर बी सेल होती है। इस प्री प्रो बी सेल में फर्स्ट कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन होता है जिससे इन सेल की सरफेस पर आईजी अल्फा एंड आईजी बीटा ये मॉलिक्यूल्स रिक्रूट किए। इन सेल्स को अब हम प्रो बी सेल कहते हैं। तो बन गई प्रो बी सेल। क्या हुआ? फर्स्ट डिवीजन हुआ जिससे प्री प्रो बी सेल बनी के ऊपर कुछ जीन्स एक्सप्रेस होंगे जिससे आईजी अल्फा एंड आईजी बीटा मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे। इसको अब हम कहेंगे प्रो बी सेल। प्रो बी सेल अब सेकंड स्टेप है इसका, ये रिकॉम्बिनेशन में। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रो बी सेल। रिकॉम्बिनेशन में इन सेल की सरफेस पर एंटीबॉडी रिक्रूट की जाए। रिकॉम्बिनेशन दो सब स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में बीडीजे रिकॉम्बिनेशन होता है। बीडीजे रिकॉम्बिनेशन में इन सेल पर ऐसे जीन एक्सप्रेस होते हैं जो कि एंटीबॉडी की हैवी चेन को बनाते। तो बीडीजे रिकॉम्बिनेशन हैवी चेन को बनाने वाले जीन का यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है जिससे प्रो बी सेल पर एंटीबॉडी की हैवी चेन बन जाती है। इस सेल को अब हम प्री बी सेल कहते हैं। सेकेंड रिकॉम्बिनेशन बीजे रिकॉम्बिनेशन होता है। बीजे रिकॉम्बिनेशन में ऐसे जीन्स एक्सप्रेस्ड होते हैं जो कि एंटीबॉडी की लाइट चेन को बनाते हैं। एंटीबॉडी की लाइट चेन को बनाने वाले जीन एक्सप्रेस्ड होते हैं जिससे इन प्री बी सेल पर एंटीबॉडी की लाइट चेन बन जाती है। तो इस तरह से प्री बी सेल अब इमेच्योर बी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इमेच्योर बी सेल में ये बदल जाती है। ये जो इमेच्योर बी सेल है इसके ऊपर आईजी अल्फा एंड आईजी बीटा मॉलिक्यूल हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेल के न्यूक्लियस को सिग्नल ट्रांसफर का काम करते हैं। ये इसके ऊपर एक एंटीबॉडी बन गई। ये जो एंटीबॉडी होती है बीसीआर बी सेल रिसेप्टर कहलाती है। ये आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी है। तो फर्स्ट जो एंटीबॉडी बी सेल पर बनती है वो आईजीएम होती है और ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है। कैसी एंटीबॉडी बन रही है? ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी बी सेल के ऊपर बन जाती है। तो अब हम इमेच्योर बी सेल कहते हैं। ये जो सारे काम हो रहे हैं ये अभी बोन मैरो में हो रहे हैं। प्री प्रो बी सेल बनी। प्री प्रो बी सेल पर आईजी अल्फा आईजी बीटा मॉलिक्यूल्स रिक्रूट हुए। प्रो बी सेल्स अब रिकॉम्बिनेशन में जाती है। रिकॉम्बिनेशन के दो स्टेजेस होती है। वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, इसमें हैवी चेन बनती है, एंड वीजे रिकॉम्बिनेशन में एंटीबॉडी की लाइट चेन बनती है। और इस तरह से बी सेल के ऊपर एंटीबॉडी रिक्रूट हो जाती है जो कि आईजीएम है। ये आईजीएम ही बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करती है जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होता है? ये जो इमेच्योर बी सेल हैं इन इमेच्योर बी सेल का नेक्स्ट स्टेप में अब नेगेटिव सिलेक्शन। मैच्योर बी सेल ER इन सेल्स का नेक्स्ट स्टेप में अब नेगेटिव सिलेक्शन हो। हमारा थर्ड स्टेप आ गया नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ इमेच्योर बी सेल।
नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है, इनका जो रिसेप्टर होता है, बीसीआर होता है, इस बीसीआर को सेल्फ एंटीजन दिखाया, इन सेल्स का इंटरेक्शन कराया जाता है सेल्फ एंटीजन के साथ ही। तो नेगेटिव सिलेक्शन में ये सेल सेल्फ एंटीजन के साथ ही इंटरेक्ट करती हैं। इस सिलेक्शन के द्वारा क्या होता है, अगर ई सेल्स अपने खुद के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती, इफ दे रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन, अगर बी सेल अपने खुद के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं तो उन बी सेल्स को हम एपोप्टोसिस के द्वारा किल कर देते हैं। ऐसी बी सेल्स एपोप्टोसिस के द्वारा किल कर दी जाती, और ऐसी बी सेल्स ही नेगेटिव सिलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट होती हैं, जो कि कैपेबल होती है ओनली फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में। मीन्स जिन बी सेल का रिकॉग्निशन फेल हो जाता है सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में, जो बी सेल्स फेल हो जाती हैं, विच बी सेल्स फेल्स टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन, to recognize self antigen, only those B cells selected by negative selection। तो ये जो B cells select होकर आई हैं, अब ये only foreign antigen को ही ये recognize करें। ठीक है, तो ये जो हम नेगेटिव सिलेक्शन करा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों करा रहे हैं, ताकि सेल्फ टॉलरेंस बढ़े। ठीक है, नेगेटिव सिलेक्शन क्यों कराया जा रहा है, सेल्फ टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए नेगेटिव सिलेक्शन कराया जाता है, ऑटो इम्यूनिटी को रोकने के लिए। ऑटो इम्यूनिटी ना हो इन सेल्स के द्वारा, ये सेल्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाकर अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बनाए, ऑटो इम्यूनिटी को रोकने के लिए नेगेटिव सिलेक्शन कराया जाता है। में जो भी सेल खुद के एंटीजन को पहचानेगी उनको किल कर दिया जाएगा, केवल वही बी सेल आगे आएंगी जो कि फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं। तो ये जो इमेच्योर बी सेल्स है, जो कि अब नेगेटिव सिलेक्शन के द्वारा आगे आई हैं, ये फिर स्प्लीन में जाती हैं। स्प्लीन में इनके ऊपर सेकेंड एंटीबॉडी IgD रिक्रूट की जाती है। तो यहाँ पर स्प्लीन में जाने के बाद इनके ऊपर एक और एंटीबॉडी बन जाती है, ये एंटीबॉडी है IgM। इसी के साथ इनके ऊपर एक और एंटीबॉडी बन जाती है IgD। इस बी सेल को, जिसके ऊपर IgM भी है एंड IgD भी है, तो अब हम मैच्योर बी सेल, ये मैच्योर बी सेल है। मैच्योर बी सेल के सरफेस पर दोनों टाइप्स की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ये जो एंटीबॉडी है IgM एंड IgD, जिस एंटीजन के अगेंस्ट ये IgM बनी है, मीन्स IgM जिस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है उसी एंटीजन के लिए IgD भी बनती है। तो जो दोनों एंटीबॉडी बनती हैं, ये सेम स्पेसिफिसिटी की, इनकी स्पेसिफिसिटी सेम होती है। जिस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए IgM बनी है, उसी एंटीजन के लिए IgD भी बनती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की बी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। एक बी सेल एक बार में एक ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, इसके ऊपर BCR या IgM प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो IgM होता है, ये एक बार में एक ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इस तरह से जो बी सेल मैच्योर होती हैं, ये बी सेल मोनोएपिटोपिक बी सेल्स होती, मीन्स एक बी सेल के द्वारा एक बार में एक ही एंटीजन को पहचाना जाए। बी सेल्स 10⁻14 एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर, तो इस तरह से हमारी बॉडी में 10⁻14 एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए 10⁻14 टाइप्स की बी सेल्स बनती हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की बी सेल्स बनती हैं, 10⁻14 टाइप्स की बी सेल्स। ये जो बी सेल्स हैं, ये अलग अलग एंटीजन को पहचानने के लिए इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के BCR बी सेल रिसेप्टर या IgM प्रेजेंट है।
एंटीजन को पहचानने के लिए ये जो BCR एंटीजन को पहचानने के लिए ये जो बी सेल्स मैच्योर हो रही हैं, इनका जो मैच्योरेशन हो रहा है वो रैंडमली होता है। मीन्स अभी पता नहीं होता कि ये जो बी सेल्स मैच्योर हो रही हैं ये किस एंटीजन के लिए मैच्योर की जाए। ये रैंडमली मैच्योरेशन होता है। मैच्योर होकर बी सेल्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं। इस तरह से जो हमारी बी सेल्स होती हैं वो 10⁻14 टाइप्स की बी सेल्स हमारी बॉडी बना सकती है। तो बी सेल्स हाईली डाइवर्सिफाइड होती है, डाइवर्सिटी दिखाती हैं। हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पढ़ा है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डाइवर्सिटी को दिखाती है। डाइवर्सिटी का मतलब है इसकी जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर सकती है। डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस को पहचानने के लिए ये जो सेल्स है अलग अलग तरह की बी सेल्स में मैच्योर होती हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो मैच्योर बी सेल है, ये मैच्योर बी सेल्स माइग्रेट करती हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में डिफरेंट टाइप्स की बी सेल्स आती हैं जिनके पास अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग टाइप का BCR या IgM प्रेजेंट होती है। इनका जो मैच्योरेशन हो रहा है वो रैंडमली हो रहा है। तो इसलिए कौन से टाइप की बी सेल्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आएगी ये भी रैंडमली होती है। जस्ट सपोज यहाँ पर एक स्लाइड से समझिए, ये कोई बी सेल का प्रीकर्सर, बी सेल का मैच्योरेशन हुआ। मैच्योरेशन से यहाँ पर 3 बी सेल्स दिखा रखी हैं। ये जो बी सेल है B1, ये B2 एंड ये B3। B1 सेल किसी एंटीजन 1 को रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल है। B2 सेल एंटीजन 2 को रिकॉग्नाइज कर सकती है एंड B3 सेल किसी एंटीजन 3 को रिकॉग्नाइज कर सकती है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये जो बी सेल्स आ जाती हैं, इन यहाँ पर अगर इन सेल्स को अपना एंटीजन नहीं मिलता तो ये जो सेल्स है वो एपोप्टोसिस के द्वारा किल हो जाती है, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पान होता है वो 2 to 7 डेज का। इस टाइम पीरियड में अगर इनको अपना एंटीजन मिल जाता है तो ये आगे के स्टेप में चली जाएंगी, आगे की फेज में जाएंगी, नहीं तो ये सेल्स एपोप्टोसिस के द्वारा किल हो जाएंगी। जस्ट सपोज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कोई एंटीजन 2 प्रेजेंट है जो कि B2 सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज हो जाए, तो B2 सेल्स इस एंटीजन 2 को रिकॉग्नाइज कर लेंगी। ये हमारी के पास में BCR प्रेजेंट है जो कि एंटीजन 2 को रिकॉग्नाइज कर सकते। यह कोई एंटीजन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? इंटरेक्शन ऑफ बी सेल्स, इंटरेक्शन ऑफ बी सेल्स विथ एंटीजन। नेक्स्ट स्टेप में बी सेल्स का एंटीजन के साथ में इंटरेक्शन। अपने बी सेल रिसेप्टर के द्वारा ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है। एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के साथ ही ये जो बी सेल्स हैं अब एंटीजन को एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपने अंदर ले, बी सेल एंटीजन को अपने अंदर ले लेती हैं। एंटीजन को लेने के साथ ही अब एंटीजन की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। के साथ ये अपने MHC पर एंटीजन को अब रिप्रेजेंट कर। क्या हुआ? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में मैच्योर बी सेल्स आई। मैच्योर बी सेल्स को अगर अपना एंटीजन जाता है तो ये बी सेल्स अपने एंटीजन को पहचान लेंगी PCR के द्वारा। पहचानने के बाद ये एंटीजन को एनगल्फ कर लेंगी, इनका प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा एंड एंटीजन के एक छोटे से पार्ट को, पैथोजन के छोटे से पार्ट को एपिटोप की फॉर्म में ये MHC पर प्रेजेंट कर देंगे। अब आगे के स्टेप के लिए इन बी सेल्स को जिन्होंने MHC पर एंटीजन को प्रेजेंट किया हुआ है, इन्हीं को अब हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं T हेल्पर सेल्स। आगे के स्टेप के लिए इन बी सेल्स का T हेल्पर सेल से इंटरेक्शन होना जरूरी है। T हेल्पर सेल
इसके पास में TCR होता है। TCR के द्वारा ये इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है। टी हेल्पर सेल भी उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है जो कि पहले से टी हेल्पर सेल के पास में प्रेजेंट होता है, जिसको ऑलरेडी टी हेल्पर सेल पहचानती है। टी हेल्पर सेल से जब इसको सिग्नल मिल जाता है, टी हेल्पर सेल इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है, ये बी सेल को सिग्नल दे देती है। इससे बाद बी सेल अपने नेक्स्ट स्टेप में जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्लोनल एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? क्लोनल एक्सपेंशन। बी सेल जिनका इंटरेक्शन हो गया है टी हेल्पर सेल से, टी हेल्पर सेल ने इनको सिग्नल दिया। सिग्नल मिलने के बाद ये जो बी सेल होती हैं अब अपने क्लोन बनाती हैं। बी सेल अपने क्लोन बनाती हैं, इसी को हम क्लोनल एक्सपेंशन कहते हैं। बी सेल अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं। तो क्लोनल एक्सपेंशन हो रहा है नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लोनल एक्सपेंशन का। क्लोनल एक्सपेंशन में टी हेल्पर सेल से सिग्नल मिलते ही बी सेल अपने क्लोन बनाना स्टार्ट कर दे। इस तरह से इनका नंबर बढ़ता है। इसी के साथ क्या होता है, ये जो बी सेल्स होती है अब नेक्स्ट फेज में इनका डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी प्लाज्मा सेल्स में। डिफरेंशिएशन में कुछ बी सेल्स, क्लोन की कुछ बी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी को सीक्रेट करेंगी। प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडी सीक्रेट की जाए। प्लाज्मा सेल्स जिस एंटीबॉडी को सबसे पहले सीक्रेट करती है वो IgM होती है। IgM एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है, और जो फर्स्ट एंटीबॉडी सीक्रेट होती है वो भी IgM होती है। इसी के साथ क्लोन्स की कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी और ये मेमोरी सेल्स बना लेंगे। मेमोरी सेल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एंटीबॉडी सीक्रेट की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है, एंटीजन 2 के लिए, जिसको बी सेल ने रिकॉग्नाइज किया है, B2 सेल ने जिसको रिकॉग्नाइज, उसी एंटीजन के लिए यहाँ पर एंटीबॉडी सीक्रेट की जा रही है। और ये जो मेमोरी सेल्स बन रही हैं, ये मेमोरी सेल्स भी किसके लिए बन रही है, एंटीजन 2 के लिए। ये हम एग्जाम्पल लेकर चल। तो इस तरह से प्लाज्मा सेल्स बनती है और एंटीबॉडी सीक्रेट होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ बी सेल्स जो है प्लाज्मा सेल्स बनाने के साथ में क्लास स्विचिंग भी कर लेती है। एंटीजन को किल करने के लिए ये क्लास स्विचिंग भी करती हैं, एंड क्लास स्विचिंग के द्वारा ये IgM के साथ में कुछ और अलग टाइप की एंटीबॉडी IgD या IgG या IgA, तो डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडी सीक्रेट करना स्टार्ट कर दे। तो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा फर्स्ट एंटीबॉडी तो IgM सीक्रेट होती है, लेकिन ये जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये क्लास स्विचिंग कर लेती है, एंड क्लास स्विचिंग के द्वारा ये कुछ और टाइप्स की एंटीबॉडी भी सीक्रेट करती है, जैसे IgD, IgG एंड IgA। डिपेंड करता है एंटीजन के ऊपर। अगर IgM एंटीजन को एंटीजन के साथ में फाइट करने में कैपेबल होती हैं तो फिर ये जो एंटीबॉडीज है ये सीक्रेट नहीं की जाती। डिपेंड करता है एंटीजन टू एंटीजन। प्लाज्मा सेल्स IgD, IgG या IgA टाइप की एंटीबॉडी भी सीक्रेट कर सकते। ये जो मेमोरी सेल्स है जो एंटीजन 2 के अगेंस्ट हमारी बॉडी में मेमोरी बन रही है, तो ये मेमोरी कितने टाइम पीरियड के लिए हमारी बॉडी में बनी रहेगी, डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का बार बार कितने टाइम के बाद में इस एंटीजन 2 के लिए एक्सपोजर होता है। जितने टाइम पीरियड में ये एंटीजन हमारी बॉडी में री इंट्रोड्यूस होगा, ये जो मेमोरी सेल्स है उनकी जो मेमोरी है वो जो है वो पक्की हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, हम फर्स्ट वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकंड डोज दी जाती है, फिर थर्ड डोज दी जाती है। तो इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, मेमोरी को बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज दी जाती है। बार बार जो है वैक्सीनेशन कराया जाता है। उससे क्या होता है कि मान लो किसी एंटीजन के अगेंस्ट कोई मेमोरी बनी, कि ये मेमोरी कुछ टाइम पीरियड के लिए
ये मेमोरी हमारी बॉडी में बनी रहेगी। उस टाइम पीरियड के बाद में इस एंटीजन के लिए जो मेमोरी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, जब हम बार बार वैक्सीन लगवाते हैं, 2 डोज 3 डोज लगवाते हैं, तो मेमोरी सेल्स के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही अगर हम उस एंटीजन को अपनी बॉडी में री इंट्रोड्यूस करा लें तो मेमोरी सेल्स फिर से बनी रहती है। इन मेमोरी सेल्स की लाइफ काफ़ी गुना एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, इन मेमोरी सेल्स की लाइफ काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है। तो इस तरह से इम्यूनाइजेशन कितनी बार कराया गया है, कितना स्ट्रॉन्ग एंटीजन का हमारी बॉडी में एंट्री हुई है, कितना स्ट्रॉन्ग एंटीजन आया है, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि मेमोरी सेल्स कितने टाइम पीरियड के लिए स्टोर रहेंगी। इसी के साथ में क्या होता है, ये जो मेमोरी सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती है, कुछ टाइम पीरियड के बाद में ये अपने अंदर म्यूटेशंस भी कराती हैं। ये अपने अंदर म्यूटेशंस भी कराती है। एंड म्यूटेशंस कौन सा होता है, ये अपने में हाइपर म्यूटेशंस कराती हैं। हाइपर म्यूटेशन से क्या होता है, ये जो सेल्स है, इनका जो जीन्स हैं उनमें कुछ अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, म्यूटेशंस में क्या होता है, अमीनो एसिड्स का चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही इनके जो जीन्स होते हैं उनके अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। अमीनो एसिड में चेंज होने से क्या होता है, इनके द्वारा अब जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो मोर एफिनिटी के साथ में होती है। तो मोर एफिनिटी वाली एंटीबॉडी बनती है। हाइपर म्यूटेशन का पर्पस क्या है, मोर एफिनिटी वाली एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। पहली बार में जो एंटीबॉडी होती है वो उस एंटीजन के लिए इतनी ज़्यादा एफिनिटी वाली नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद में जब ये अपने सेल्स में हाइपर म्यूटेशंस करा लेती हैं तो हाइपर म्यूटेशंस के रिजल्टेंट कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है जिससे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो मोर एफिनिटी वाली होती है। और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मेमोरी सेल्स बन रही हैं, ये मेमोरी सेल्स किस एंटीजन के लिए बन रही है, इसको टी हेल्पर सेल ने रिकॉग्नाइज किया, जिससे टी हेल्पर सेल से सिग्नल मिल गया। तो टी डिपेंडेंट जो एंटीजन्स होते हैं, टी डिपेंडेंट एंटीजन्स, उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बनती हैं। टी इंडिपेंडेंट एंटीजन जिनको टी सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसके लिए बी सेल्स मेमोरी को बनाकर नहीं रखती। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स, ये भी बोन मैरो में लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से बनती हैं, लेकिन इनका मैच्योरेशन थाइमस में होता है। थाइमस में इनका मैच्योरेशन होने के कारण इनको हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स की टी लिम्फोसाइट्स मिलती हैं। एक होती है टी हेल्पर सेल्स और एक होती है टीसी सेल। टी हेल्पर सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो सीएमआई को जनरेट करने का होता है। टी हेल्पर सेल, इनके पास में एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए टी सेल रिसेप्टर टीसीआर प्रेजेंट होता है, एंड टीसी सेल के पास भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज ये टी सेल रिसेप्टर टीसीआर प्रेजेंट होता है। टी हेल्पर सेल के पास में एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं CD4, एंड टीसी सेल के पास में टीसीआर के अलावा एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं CD8। CD4 ये जो रिसेप्टर है ये MHC क्लास 2 पर इस एंटीजन को प्रेजेंट किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज। CD8 MHC क्लास 1 पर इस एंटीजन को प्रेजेंट किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज। ये जो टी लिम्फोसाइट होती है ये डायरेक्टली एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, इनको एंटीजन को पहले किसी को दिखाना पड़ता है। इन सेल्स को कोई दूसरी सेल्स होती है जो कि एंटीजन को दिखाती हैं, जिसे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या APC कहते हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स। तो ऐसी सेल्स जिनके ऊपर MHC2 होता है वो सेल्स टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं। टी हेल्पर सेल्स अपने TCR एंड CD4 रिसेप्टर के द्वारा MHC क्लास 2 पर पाए जाने वाले एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर ले। एंड टीसी सेल्स ये ऐसे एंटीजन्स को पहचानती हैं जो कि MHC1 पर रिक्रूट होते हैं। MHC1 पर जो एंटीजन प्रेजेंट किए जाते हैं, टीसी सेल्स अपने TCR एंड CD8 के द्वारा उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं।
टी सेल्स जो है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में, कैंसरस सेल्स के, ग्राफ्टिंग सेल्स के एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को किल करने में टी सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ हम देखते हैं कि टी सेल्स का मैच्योरेशन कैसे होता है। टी सेल्स स्टेम सेल से बोन मैरो में डिफरेंशिएट होती हैं। बोन मैरो में एक प्रो टी सेल बनती है, प्रो टी सेल बनती है जिसकी सरफेस पर अभी कोई रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं। ये आगे थाइमस में जाएगी एंड थाइमस में जाके आगे मैच्योरेशन होती है। प्रो टी सेल में भी रिसेप्टर को रिक्रूट करने के लिए फर्स्ट इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में भी रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन के 2 स्टेप होते हैं, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन एंड वीजे रिकॉम्बिनेशन। पहले वीडीजे होगा एंड देन वीजे रिकॉम्बिनेशन होगा। इस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा प्रो टी सेल की सरफेस पर एक रिसेप्टर रिक्रूट हो जाता है। ये रिसेप्टर होता है टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर। टी सेल के पास में अभी हमने पढ़ा है कि इसके पास में टीसीआर के अलावा CD4 एंड CD8 रिसेप्टर होना भी जरूरी है, तभी ये टी सेल फंक्शनल होती है, तभी ये टी सेल एक्टिव होती है। इस टीसीआर के पास में, इस टी सेल के पास में अभी सिर्फ टीसीआर है। ऐसी सेल जिसके पास में अभी सिर्फ एक ही रिसेप्टर टीसीआर प्रेजेंट होता है, उस सेल को हम डबल नेगेटिव टी सेल कहते हैं। तो एक ऐसी टी सेल है, डबल नेगेटिव टी सेल है। रिकॉम्बिनेशन के बाद में जब इसके पास में टीसीआर रिसेप्टर रिक्रूट हो जाता है, ये अब डबल नेगेटिव सेल कहलाती है। डबल नेगेटिव सेल अब 4 डिफरेंट फेजेस में जाती है। थाइमस में ही ये सारा फंक्शन हो रहा है। DN1, DN2, DN3 एंड DN4, ये 4 डिफरेंट सब स्टेजेस हैं। इन 4 सब स्टेजेस से गुजरने के बाद ये जो डबल नेगेटिव टी सेल है ये डबल पॉजिटिव टी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये डबल पॉजिटिव टी सेल में क्या होता है, टीसीआर प्रेजेंट होता है और इसी के साथ में इसके ऊपर CD4 एंड CD8 रिक्रूट हो जाते हैं। ये दोनों टाइप्स के जो रिसेप्टर है के ऊपर बन जाते हैं, तो हम कहते हैं डबल पॉजिटिव टी सेल। ये किसमें बदल गई, ये डबल पॉजिटिव टी सेल बन गई। कैसे बनी है ये, पहले के ऊपर रिकॉम्बिनेशन हुआ, वीडीजे एंड वीजे रिकॉम्बिनेशन, टीसीआर रिसेप्टर जो है वो रिक्रूट हो गया। अब ये डबल नेगेटिव टी सेल है, इसके पास में टीसीआर के अलावा कोई दूसरा रिसेप्टर नहीं है। इसके ऊपर अब ये 4 डिफरेंट स्टेजेस में जाएगी, DN1, DN2, D3 एंड D4, और इससे इसके ऊपर दोनों टाइप से रिसेप्टर CD4 एंड CD8 बन जाते हैं। दोनों रिसेप्टर बनने के कारण अब इसको डबल पॉजिटिव टी सेल कहते हैं। डबल पॉजिटिव टी सेल बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका पॉजिटिव सिलेक्शन हो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप है पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ डबल पॉजिटिव टी सेल। डबल पॉजिटिव ये CD4, दिस वन CD8 और ये है टी सेल रिसेप्टर टी। अब इसका डबल पॉजिटिव सेल्स का हम पॉजिटिव सिलेक्शन कराते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि इन सेल्स को हम एंटीजन रिक्रूट करके देते हैं MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 पर। ठीक है, इन सेल्स का इंटरेक्शन किया जाता है एंटीजन के साथ में, और ये एंटीजन MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 पर रिक्रूट करके देते हैं। तो ऐसी सेल्स जो कि मोर एफिशिएंसी के साथ में MHC 1 पर प्रेजेंट एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं। ठीक है, सेल्स दोज रिकॉग्नाइज
एंटीजन प्रेजेंट ऑन MHC क्लास 1। तो ऐसी टी सेल जो कि MHC क्लास 1 पर मिलने वाले एंटीजन को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में रिकॉग्नाइज करती हैं, उन सेल्स को ऐसे सिग्नल दिए जाते हैं कि वो आगे जाकर अपनी सरफेस पर सिर्फ CD8 को ही बनाती हैं। इन सेल्स को ऐसे सिग्नल मिलेंगे जो कि अपनी सरफेस पर सिर्फ CD8 को ही बनाएंगी। तो ये सेल्स अब आगे जाके डिफरेंशिएट हो गई और ये TC सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती। ऐसी सेल्स जो कि MHC क्लास 2 पर प्रेजेंट एंटीजन को ज़्यादा एफिशिएंसी से रिकॉग्नाइज करती है, सेल्स दोज रिकॉग्नाइज एंटीजन प्रेजेंट ऑन MHC class 2 with more efficiency। तो उन सेल्स को ऐसे सिग्नल्स दिए जाते हैं जो कि आगे जाकर अपनी सरफेस पर सिर्फ CD4 रिसेप्टर ही बनाती है। यह है TCR, इनके ऊपर अब सिर्फ CD4 ही बनता है। तो ये जो सेल्स होती हैं ये T हेल्पर सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कराया, पॉजिटिव सिलेक्शन कराया डबल पॉजिटिव टी सेल्स का। ये जो पॉजिटिव सिलेक्शन होता है, ये पॉजिटिव सिलेक्शन इसमें हम एंटीजन को MHC1 एंड MHC2 दोनों पर प्रेजेंट करते हैं। जो सेल्स MHC1 पर प्रेजेंट एंटीजन को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में इंटरेक्ट कर लेंगी, उनको ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जो कि आगे जाकर फिर CD8 ही मॉलिक्यूल अपनी सरफेस पर रखेंगी। ये सेल्स TC सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है। और ऐसी सेल्स जो कि MHC क्लास 2 पर प्रेजेंट एंटीजन को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में रिकॉग्नाइज करती हैं, वो सेल्स उनको ऐसे सिग्नल मिलते हैं जो कि आगे जाकर अपनी सरफेस पर सिर्फ CD4 बनाती हैं। इन सेल्स को हम T हेल्पर सेल्स कहते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव सिलेक्शन के द्वारा TC सेल्स एंड T हेल्पर सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पहले दोनों टाइप्स के CD रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, अब इन सेल्स पर एक सेल पर एक ही टाइप का CD रिसेप्टर प्रेजेंट है। पॉजिटिव सिलेक्शन को हम MHC रेस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, MHC रेस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन की रिजल्टेंट हमको दो टाइप की टी सेल्स मिल जाती हैं। ये जो दोनों टाइप की टी सेल्स हैं, इनके पास में ये जो TCR है, टी सेल रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर सेम एफिनिटी के हो सकते हैं, ये सेम टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंशिएशन है, ये जो दो डिफरेंट टाइप की सेल्स में अलग हो रही हैं, वो TCR के सिलेक्शन के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो TCR है वो दोनों टाइप्स के सेल पर सेम एफिनिटी के हो सकते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है, उसमें नेगेटिव सिलेक्शन कराया जाता है, नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल्स, नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ टी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो नेगेटिव सिलेक्शन हो रहा है, ये नेगेटिव सिलेक्शन टी हेल्पर सेल्स के लिए भी हो रहा है एंड TC सेल्स के लिए भी हो रहा है। ठीक है, दोनों टाइप्स की सेल्स का नेगेटिव सिलेक्शन होता है। तो ये टी हेल्पर सेल है, इन टी हेल्पर सेल्स की सरफेस पर CD4 है और ये TCR है। इसी के साथ ये टी हेल्पर सेल, सॉरी ये TC सेल, इसके पास में CD8 एंड TCR। नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होगा, ये जो TCR है, इन सेल्स के TCR के साथ में सेल्फ एंटीजन का इंटरेक्शन कराया जाएगा। इंटरेक्शन होगा सेल्फ एंटीजन के साथ में, जैसे कि B लिम्फोसाइट्स के केस में हमने देखा था। अगर ये जो सेल्स है ये अपने TCR के द्वारा सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, तो इन सेल्स का एपोप्टोसिस के द्वारा किल कर दिया जाए। एपोप्टोसिस के द्वारा ऐसी सेल किल कर दी जाएंगी जो कि सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते, जैसे कि हमने B सेल में देखा था। तो सेम वही प्रोसेस है, अगर ये सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है तो उन सेल्स का एपोप्टोसिस के द्वारा किलिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि ऐसी सेल ही सेलेक्ट होकर आती हैं
जो कि फॉरेन एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज कर। तो अब जो टी हेल्पर सेल हमें मिलेगी, ये टी हेल्पर सेल ओनली फॉरेन एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करे, कैपेबल टू रिकॉग्नाइज ओनली फॉरेन एंटीजन। तो इस तरह से जो नेगेटिव सिलेक्शन हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? सेल्फ टॉलरेंस को बढ़ाने के। ये सेल्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाकर अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी ना प्रोड्यूस करें, ऑटो इम्यूनिटी में ना जाएं, इसलिए नेगेटिव सिलेक्शन कराया जाए। तो सेल्फ टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए, ऑटो इम्यूनिटी को रोकने के लिए, ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करने के लिए नेगेटिव सिलेक्शन कराया जाता है। इसी तरह टीसी सेल का भी होगा, टीसी सेल के भी सेल्फ एंटीजन के साथ में इंटरेक्शन कराया जाएगा, जिससे उन सेल्स को एपोप्टोसिस के द्वारा किल कर दिया जाएगा जो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं, और केवल ऐसी सेल ही अब हमारे को मिलेंगी, ऐसी टीसी सेल ही हमको मिलेंगी जो कि केवल फॉरेन एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, तो इस तरह से टीसी सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स बनती हैं। टीसी सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स दोनों ही टाइप्स की सेल्स अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाती हैं, जहां पर ये अपने इफेक्टर मॉलिक्यूल में, इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होती हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जिस तरह से हमने बी सेल में देखा, 10⁻14 एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए 10⁻14 टाइप्स की टी सेल डिफरेंशिएट होती हैं। इसी तरह टी सेल के पास भी TCR प्रेजेंट होता है। एक टी सेल एक ही टाइप के एंटीजन को अपने TCR के द्वारा रिकॉग्नाइज कर, चाहे टी हेल्पर सेल हो चाहे टीसी सेल हो। ये जो TCR होता है, एक TCR के द्वारा ये एक बार में एक ही टाइप के एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है। ये भी डाइवर्सिफाइड होती है। 10⁻14 टाइप्स की टी हेल्पर सेल्स एंड टीसी सेल्स का डिफरेंशिएशन। टी हेल्पर सेल्स ज़्यादा नंबर में बनती हैं एंड टीसी सेल्स कम रेशो में बनती है। ये देखा गया है कि एक प्रो टी सेल 2:1 के रेशो में टी हेल्पर सेल एंड टीसी सेल का डिफरेंशिएशन मीन्स 2 नंबर में ये होंगी तो 1 सेल टीसी सेल की बनेगी। ठीक है, तो 2:1 के रेशो में प्रो टी स्टेम सेल से टी हेल्पर सेल्स एंड टीसी सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो इस तरह से जो टी सेल होती हैं ये भी हाईली डाइवर्सिफाइड सेल्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग टाइप के टी सेल रिसेप्टर इन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये भी 10⁻14 एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, और इस तरह इतने ही टाइप की टी सेल्स जो है स्टेम सेल के द्वारा फॉर्म्ड होती है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जस्ट सपोज ये जो टी हेल्पर सेल है, इसके पास में जो TCR प्रेजेंट है, ये TCR किसी एक एंटीजन 1 को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये टी हेल्पर सेल ये अपने TCR के द्वारा एंटीजन 2 को रिकॉग्नाइज कर सकती है। ये टी हेल्पर सेल जो अपने TCR के द्वारा एंटीजन 3 को रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो इस तरह से रैंडमली टी सेल थाइमस से मैच्योर होकर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आती हैं। यहाँ पर आकर अगर इन सेल्स को अपना एंटीजन नहीं मिलता तो ये सेल किल हो जाती है, लेकिन अगर इनको अपना एंटीजन मिल जाता है, जस्ट सपोज इस टी सेल को ये कोई एंटीजन, इसको अपना एंटीजन मिल गया है, ये अब आगे इस एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट कर जाएंगी। टी सेल डायरेक्ट ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती। टी सेल के पास में TCR प्रेजेंट होता है। ये TCR MHC पर प्रेजेंट एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये है कोई टी हेल्पर सेल जिसके पास में
CD4 है। ये कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डेंड्राइटिक सेल आई है। डेंड्राइटिक सेल ने अपने MHC क्लास 2 पर एंटीजन को प्रेजेंट किया। ये है MHC क्लास 2। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है क्योंकि टी हेल्पर सेल के पास में एंटीजन को लेकर आई है। इस एंटीजन को ये अपने TCR एंड CD4 के द्वारा पहचान जाएंगी। टी हेल्पर सेल अब एक्टिवेट टी हेल्पर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन के रिजल्टेंट ये जो टी हेल्पर सेल्स बनेंगी, अब ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल में कन्वर्ट हो गई। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स बना। ये जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स हैं, ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स जिन्होंने TCR के द्वारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर प्रेजेंट एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया। CD4 है इसके पास में। ये कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये रिजल्टेंट क्या होगा? ये जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है अब अपने नेक्स्ट स्टेप क्लोनल एक्सपेंशन में जाती है। इस तरह से हमने B सेल्स के लिए पढ़ा है। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स अब ये क्लोनल एक्सपेंशन में जाएगी और अपने क्लोन बनाएगी। तो क्लोन किस सेल्स के लिए बन रहे हैं? एंटीजन 2 के लिए क्लोन बन रहे हैं। ठीक, कोई एंटीजन 2 है तो इस तरह से ये अपने क्लोन बना लेती। क्लोन बन रहे हैं, ये एंटीजन 2 के लिए ही बन रहे हैं। जिस एंटीजन को इसने रिकॉग्नाइज किया है उस एंटीजन के लिए अब ये अपने क्लोन बना लेते। तो ये बन गए क्लोन्स ऑफ टी हेल्पर सेल्स। कौन सी टी हेल्पर सेल्स है? एक्टिवेटेड टी हेल्पर्स। अब ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स क्लोन बना लिए। अब इनका डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन में ये जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स है, ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स 1, टी हेल्पर सेल्स 2 एंड टी हेल्पर सेल्स 17 इन सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगी। क्लोन के कुछ सेल्स टी हेल्पर सेल्स के लिए मेमोरी सेल्स बना लेंगी, कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स बना लेंगी एंड कुछ सेल्स टी रेगुलेटरी सेल्स में डिफरेंशिएट। ये जो एक्टिवेटेड डिफरेंट टाइप्स की टी हेल्पर सेल्स बनी है, टी हेल्पर 1, 2 एंड 17, ये डिफरेंट इंटरल्यूकेन के स्टिमुलेशन से बनती हैं। टी हेल्पर 1 हमने पढ़ा है, ये इंट्रासेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट बनती है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया। टी हेल्पर 2 ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट के अगेंस्ट बनती है एंड TH17 ये बन रही है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट। टी रेगुलेटरी सेल्स टी हेल्पर सेल्स के डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करती है, कंट्रोल मैनर में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो। टी हेल्पर सेल्स मेमोरी सेल्स की फॉर्म में भी स्टोर रहती है, में एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही मेमोरी को बनाकर रख लेती। तो जिस एंटीजन के साथ में इन टी हेल्पर सेल्स का इंटरेक्शन हुआ है, इसके कारण जिस एंटीजन्स के लिए इन्होंने डिफरेंशिएशन में गई हैं, इनका डिफरेंशिएशन हुआ है, क्लोन्स बने हैं, डिफरेंट टाइप्स की टी हेल्पर सेल्स बनी है, उन्हीं एंटीजन के लिए यहाँ पर मेमोरी भी बनाकर रख ली जाएगी। इसी तरह TC सेल का होगा। TC सेल भी डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर के साथ में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आती है। जैसे ये कोई TC सेल 1 आई है, के पास में CD8 है, ये किसी एंटीजन 2 के लिए सेल 2 है। कुछ और टाइप का इसके पास में T सेल रिसेप्टर है, इसके द्वारा ये एंटीजन 2 को रिकॉग्नाइज करेगी। इसी तरह TC3 है, के पास में एंटीजन 3 को रिकॉग्नाइज करने के लिए TCR प्रेजेंट है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के TC सेल्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। अगर इनको अपना एंटीजन मिल जाता है तो ये आगे की स्टेप में जाते हैं, अदरवाइज ये TC सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है।
जस्ट सपोज इस टीसी सेल को कोई अपना एंटीजन मिल गया, एंटीजन 3। ये जो टीसी सेल है ये एंटीजन को MHC क्लास 1 पर जब एंटीजन प्रेजेंट होगा तभी रिकॉग्नाइज करती है। ये कोई सेल है जो कि MHC क्लास 1 पर एंटीजन लेकर आ रही है और इन टीसी सेल को दिखाती है। इन सेल्स को ये सेल्स एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगी। रिकॉग्नाइज करने के साथ ही अब ये सेल भी क्लोनल एक्सपेंशन में जाएंगी। सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा, क्लोनल एक्सपेंशन में जाएंगी जहाँ पर ये अपने क्लोन्स बना लेंगी। क्लोन्स बनाने के बाद अब इन सेल्स का भी डिफरेंशिएशन हो। डिफरेंशिएशन करके ये सेल्स TTL सेल्स बना लेंगी। TTL सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगी एंड साथ ही डिफरेंशिएशन के द्वारा TC सेल की मेमोरी भी बन जाएगी। तो ये मेमोरी सेल में भी डिफरेंशिएट हो जाएंगी। ये मेमोरी सेल्स में भी डिफरेंशिएट हो जाएंगी। TTL सेल जो होती है ये सेल साइटोटॉक्सिसिटी के द्वारा पैथोजन को किल करती है। इसी के साथ ये एपोप्टोसिस के द्वारा भी पैथोजन को, इन्फेक्टेड सेल्स को ये किल करती है। इनके जो प्रोसेस है CTL सेल के, एंटी हेल्पर सेल्स के, ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कीटो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो इस तरह से हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट तरह की मेमोरी बन जाती है। T हेल्पर सेल्स की मेमोरी, TC सेल की मेमोरी एंड B सेल्स की मेमोरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेचुरल किलर सेल्स और NK सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स ये भी लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से डिफरेंशिएट होती है। इन सेल्स को हम टैलेंटेड किलर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो सेल्स होती है इनको अपना काम करने के लिए, इनको एक्टिवेट होने के लिए किसी MHC, साइटोकाइन या सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये इंट्रिंसिकली एक्टिवेटेड होती है। इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने के लिए ये बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर ये एक्टिवेटेड होती है। ये जो सेल्स होती हैं इन सेल्स की सरफेस पर 2 टाइप्स के रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं, इनहिबिटरी रिसेप्टार्स एंड एक्टिवेटरी रिसेप्टार्स। जो इनहिबिटरी रिसेप्टार्स होते हैं ये MHC क्लास 1 को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये हमारी कोई नॉर्मल सेल, सभी सेल्स के ऊपर MHC क्लास 1 प्रेजेंट होता है एंड सभी सेल्स के ऊपर MHC क्लास 1 एक अप्रोप्रिएट नंबर में होता है। डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पर इन MHC क्लास 1 का नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही टाइप की सेल पर MHC क्लास 1 का नंबर एक फिक्स नंबर में होता है। सेल के नॉर्मल होने के लिए एक मिनिमम नंबर में MHC क्लास 1 सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होना जरूरी होता है। इस नंबर को, जो कि सेल को नॉर्मल कंडीशन के लिए जरूरी होता है, उसे हम थ्रेशोल्ड नंबर भी कहते हैं। तो अगर किसी सेल के ऊपर थ्रेशोल्ड नंबर में MHC क्लास 1 प्रेजेंट है तो वो सेल नॉर्मल सेल होती है। नेचुरल किलर सेल सरफेस पर 2 टाइप के रिसेप्टार है, इनहिबिटरी रिसेप्टार एंड एक्टिवेटरी रिसेप्टार। ये नेचुरल किलर सेल ब्लड में इधर उधर घूमते हुए सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है, सेल के MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल को देखती है। किसी सेल पर अगर इसको MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल का नंबर थ्रेशोल्ड नंबर के जितना दिखाई देता है तो ये अपने आप से समझ जाती है कि ये सेल नॉर्मल सेल है, इसके अंदर कोई पैथोजन नहीं है, कोई ये इन्फेक्टेड सेल नहीं। इस सेल को पहचानने के बाद ये नेचुरल किलर सेल को अब एक नेगेटिव सिग्नल देती है, नेगेटिव सिग्नल भेजती है। ये जो नेगेटिव सिग्नल होता है ये इनहिबिटरी सिग्नल होता है जो कि एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, मीन्स ये एंटी एपोप्टोटिक सिग्नल होता है। नेगेटिव सिग्नल भेजने के बाद सेल को सिग्नल मिलता है कि अब हमको सरवाइव कर रहा है। तो ऐसी सेल्स जिनको नेचुरल किलर सेल के द्वारा नेगेटिव सिग्नल मिल जाता है वो सेल्स अब सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन जस्ट सपोज कोई ऐसी सेल है जो कि वायरस इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड सेल है, या ये कोई ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो सकती है, या कोई ट्यूमर सेल या कैंसर सेल। इन्फेक्टेड सेल्स या ट्रांसफॉर्म्ड सेल होने की कंडीशन में क्या होता है कि इनकी सरफेस पर जो MHC क्लास 1 होता है, इस केस में MHC क्लास 1 का नंबर थ्रेशोल्ड नंबर से कम हो जाता है। इन्फेक्शन के केस में MHC क्लास 1 का नंबर रिड्यूस होता है
थ्रेशोल्ड नंबर से MSC क्लास 1 का नंबर यहाँ पर कम हो जाता है इन्फेक्शन या ट्रांसफॉर्म्ड या कैंसरस सेल के केस में। कोई नेचुरल किलर सेल जब इन सेल के कांटेक्ट में आएंगी, इन सेल के कांटेक्ट में आने पर ये अपने इनहिबिटरी रिसेप्टर के द्वारा MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स के नंबर को देखेंगे। ये पैथोजन वगैरह को नहीं देखती, ये नंबर्स को देखती। अगर इनको MSC क्लास 1 का नंबर थ्रेशोल्ड नंबर से कम मिलता है तो इस तरह से इनको ये पता चल जाता है कि जो सेल है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये इन्फेक्टेड सेल है, इसको आप किल कर देना। तो ये सेल्स जो है अब इनको पॉजिटिव सिग्नल भेजें, ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल सेंड करती हैं, इनको पॉजिटिव सिग्नल देती हैं कि आप एपोप्टोसिस के द्वारा किल हो जाओ, क्योंकि आपका प्रेजेंट होना अब बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसी के साथ क्या होता है, इन सेल्स के ऊपर एक्टिवेटरी रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। एक्टिवेटरी रिसेप्टर फास्ट लिगेंड इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये सेल इन्फेक्टेड सेल को अपना फास्ट लिगेंड भी दिखाती है एंड फास्ट लिगेंड दिखाकर ये इन सेल्स को एपोप्टोसिस के लिए स्टिमुलेट कर देती। फास्ट लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिसको कोई सेल देख लेती है तो उस सेल को किल होना जरूरी हो जाता है, वो एपोप्टोसिस में चली जाती है। इसी के साथ क्या होता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, ये इन्फेक्टेड सेल्स, इन इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा कोई इंटरफेरोन गामा भी रिलीज होता है। इंटरफेरोन गामा को नेचुरल किलर सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। नेचुरल किलर सेल्स जब इंटरफेरोन गामा को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं तो उसके रिस्पॉन्स में ये अपना एक्टिवेटरी रिस्पॉन्स इन्फेक्टेड सेल्स को दिखाती है। फास्ट लिगेंड के द्वारा अब ये सेल्स को एपोप्टोसिस के द्वारा किल कर देती। तो इस तरह से नेचुरल किलर सेल्स वायरस सेल्स के अगेंस्ट हमारे को इम्यूनिटी देती है। तो इस तरह से नेचुरल किलर सेल्स मेजर एंटी कैंसरस सेल्स है, मेजर एंटी वायरल सेल्स है। ये देखा गया है कि वायरल इन्फेक्शन के समय नेचुरल किलर सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। ये जो सेल्स होती है ये ADCC के द्वारा भी इन्फेक्टेड सेल्स को, कैंसरस सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को या ट्रांसफॉर्म सेल्स को किल करती है। ADC एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी रिस्पॉन्स होता है। नेचुरल किलर सेल की सरफेस पर एंटीबॉडी के लिए FCR रीजन प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स एंटीबॉडी के लिए FCR रिसेप्टर रखते हैं, FCR रीजन इनके पास में पाया जाता है। इस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि रियूटेक्सिन मोनोक्लोनल एक एंटीबॉडी है। इस रियूटेक्सिन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को जब सेल में इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो ये एंटीबॉडी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रियूटेक्सिन, ठीक है, ADCC टेक्निक का यूज करते हैं कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए। ये जो एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी बी सेल को PCR रिसेप्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लेती है और उनके साथ में बाइंड हो जाती है। ये कोई नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल की सरफेस पर भी एंटीबॉडी के लिए FCR रीजन प्रेजेंट होता है। अपने FCR रीजन के द्वारा ये क्या करती है, एंटीबॉडी के साथ में इंटरेक्ट कर लेती है। ये नेचुरल किलर सेल आई, नेचुरल किलर सेल ने अपने FCR रीजन के द्वारा इस एंटीबॉडी के साथ में अब इंटरेक्शन कर लिया, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी ने क्या किया था, एंटीबॉडी ने बी सेल्स के साथ में पहले इंटरेक्शन किया था। बी सेल के CD20 रिसेप्टर को ये एंटीबॉडी रियूटेक्सिन रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज करके ये बी सेल पर CD20 रिसेप्टर के द्वारा बाइंड हो जाती है। अब क्या होता है कि नेचुरल किलर सेल्स अपने FCR रीजन के द्वारा इन बी सेल से बाइंड हो जाएंगी एंड देन जैसे ही ये बाइंड होती है ये अपना फास्ट लिगेंड दिखाती हैं। फास्ट लिगेंड के द्वारा ये सेल का एपोप्टोसिस कर देती है। साथ ही ये इनहिबिटरी रिसेप्टर के द्वारा पॉजिटिव सिग्नल भेजती हैं। इसके रिस्पांस में क्या होता है कि जो हमारी ट्यूमर सेल है, इन्फेक्टेड सेल है या फिर कैंसर सेल है, उसका एपोप्टोसिस हो जाता है और वो किल हो जाती है।
तो इस तरह से नेचुरल किलर सेल्स को यूज किया जाता है एडीसीसी रिस्पॉन्स के द्वारा कैंसरस सेल को ट्रीट करने में। इसी के साथ जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं ये बैक्टीरियल पैथोजन के अगेंस्ट भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाती हैं। ऐसा देखा गया है कि नेचुरल किलर सेल्स के द्वारा अल्फा डिफेंसिन प्रोटीन रिलीज होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट काम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर सकता है। तो इस तरह से आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने लिम्फोइड ओरिजिन की बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।